हाँ तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई, आप लोग को दिख पा रहा होगा थेल्स का विलोम। हम लोग पिछले क्लास में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके देखे थे। आज हम आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं? थेल्स का विलोम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपका थेल्स का विलोम, जो कि कितना मार्क्स में पूछा जाता है? 5 मार्क्स में। थेल्स की ज्यादा संभावना नहीं, इस बार थेल्स के विलोम की आपको अगर हम बात करें तो 100% संभावना है थेल्स के विलोम को पूछे जाने का। और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है बच्चे, ये पहले से ही आउट रहता है। आप मान के चलते हो ना कि अगर कोई चीजें आउट हो जाता है तो उनमें आपका क्या खुशियां दोगुना हो जाता है, मन खुश हो जाता है। ये ऐसा थ्योरम है, ऐसा प्रश्न है कि कई बार ये इर्द गिर्द घूमते रहता है, बोर्ड एग्जाम के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। मतलब कभी न कभी पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो चलिए हम लोग थेल्स का विलोम को देखते हैं कि थेल्स का विलोम का क्या कहना था। तो ये है आपका थेल्स का विलोम। क्या कहा गया थेल्स के विलोम में? इस चीज को आप याद रखेंगे। यदि एक रेखा, क्या मेरे भाई, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। ऐसा हमको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। जरा आप याद करिए थेल्स प्रमेय का क्या कहना था। तो थेल्स का यह कहना था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको थेल्स प्रमेय में सिद्ध करके देखना था, जो कि हम थेल्स में सिद्ध करके दिखाए थे। लेकिन उसके ठीक ये क्या है मेरे भाई? अपोजिट है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। एक ही अनुपात में मेरे भाई क्या करती है? विभाजित करती है, जैसा थेल्स में किया गया है। तो ये सिद्ध करके दिखाना है कि वह रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये चीज हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है? जो चीज बोला गया है थेल्स प्रमेय में, उस चीज को यहाँ पे लिख देना है। कहा कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। दो भुजाओं को क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, कौन? तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, यदि एक रेखा। तो हम क्या करते हैं? इस भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। सबसे पहले नाम लिख लेंगे त्रिभुज का, ए बी सी। तो हमारा ये त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें डी ई एक रेखा है, जिसमें डी ई क्या है मेरे भाई? एक रेखा है। डी ई रेखा क्या करती है? तो ये भुजाओं को, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बट्टा डी बी बराबर है मेरे भाई ए ई बट्टा ई सी का। ऐसा पहले से इस थ्योरम में कहा गया है थेल्स के विलोम में। अगर हम थेल्स में देख रहे थे तो थेल्स में ये प्रूव करना था, सिद्ध करना था। बट इसमें अगर हम देख रहे हैं तो इसमें इस चीज को पहले से ही दिया गया है थेल्स के विलोम में, और इसी के सहारे हम लोग को क्या करना है? प्रूव करके ये दिखाना है कि वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि क्या ये डीई जो खींचा गया है सच में बीसी के क्या समांतर है। ये जो डीई खींचा गया है, ये मेरे भाई क्या प्रूव करके दिखाना है कि ये सच में आपका क्या बीसी के समांतर है। ऐसा हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके लिए क्या करना है? कुछ चीजों को लिखना है यहाँ पे। मान लेते हैं कि माना कि रेखा डीई, रेखा क्या? रेखा डीई त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के दोनों भुजाओं को क्रमशः किस पे? तो आप देख पा रहे हो कि रेखा ये डी जो है त्रिभुज के दोनों भुजाओं, दोनों क्या है? ए बी और ए सी, दोनों भुजाओं को डी और ई बिंदु पर, क्रमशः डी एवं ई बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि कैसा प्रतिच्छेद करती है? इस प्रकार करती है कि एडी बट्टा क्या होगा मेरे भाई? डीबी बराबर एई बट्टा ईसी। ये इस चीज में क्या कहा गया है? बोला गया है ना कि थेल्स के विलोम में ऐसा बोला गया है कि एक रेखा डीई त्रिभुज एबीसी के दोनों भुजाओं, मतलब ए बी और ए सी, इस दोनों भुजाओं को डी और ई बिंदु पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ये भुजा क्या होती है? इस एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या? ए डी बट्टा डी बी, ए ई बट्टा ई सी। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। इसके बाद हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखना है बच्चे, हमें सिद्ध करना है कि
हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है इसमें, तो आप जानते होंगे ये सिद्ध करके दिखाना है DE क्या है, ये रेखा खींचा गया है जो ये रेखा क्या BC के समांतर है, तो हमको ये प्रूव करके दिखाना है DE समांतर BC, DE समांतर BC। इस चीज को क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। चलिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ बनावटें करते हैं, कुछ रचना करते हैं इसमें। तो रचना में आप देखेंगे गौर से, D से DM लंब AB पे खींचते हैं, AC पे खींचते हैं, और E से EN लंब AB पे खींचते हैं। क्या कि फिर से आप रिपीट करेंगे कि D से DM लंब खींचते हैं हम लोग AC पे, और E से EN लंब खींचते हैं किस पे, तो AB पे। दोनों साइड पे हम लोग क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। और फिर साथ ही D से C को और E से D को मिला देते हैं। अब जो काम किया है रचना में उसको किस में लिख लेंगे बच्चे, तो आप कहोगे सर रचना में। तो यहाँ पे रचना में क्या लिखने वाले हैं, रचना में क्या लिखने वाले हैं, तो D से DM यानी DM लंब किस पे खींचा गया है, तो आप देख पा रहे हो DM लंब किस पे खींचा गया है, तो AC पे, DM लंब AC पर, तथा E से EN लंब किस पे खींचा गया है, तो AB पे, EN लंब AB पर, EN लंब AB पर खींचा गया है, इसके बाद इसके साथ साथ क्या किया गया है, तो साथ ही D को किससे, तो आप देख पा रहे हो C से, D को साथ ही D को C से एवं E को B से, E को B से मिलाया गया है। इतनी चीज हम लोग क्या किए हैं, रचना में किए। तो रचना वाली चीजों को लिख लेंगे। ये एक्स्ट्रा चीज करना पड़ा कि D से DM लंब AC पे खींचे और E से EN लंब AB पे खींचे। इसके साथ हम लोग क्या किए, D से C को मिला है और E को B से मिला है। अब मेरे भाई एक पॉइंट आता है कि जब हम रचना लिख लेते हैं, बराबर लिख लेते हैं, तो इसके बाद क्या चीज का पॉइंट आता है, आप समझते होंगे। अगला थ्योरम थेल्स का प्रूफ करके आए हैं, इसके बाद आप कमेंट करेंगे सर कि इसके बाद क्या लिखने वाले हैं। तो इसके बाद जो लिखने वाले हैं मेरे भाई, वो आपका प्रमाण, वो क्या, प्रमाण। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। और प्रमाण में उस चीज को रखा जाता है जो पहले से प्रमाणित होता है। तो प्रमाण में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मेरे कह रहे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगर गौर से देखेंगे तो आपका जो त्रिभुज है उसमें ये देखना है, ध्यान से बच्चे, कि इसमें काम किस किस त्रिभुज में करना है। तो ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ये आपका काम करने वाले हैं ADE, जो हम हाईलाइटेड कर रहे हैं ADE, इसमें काम करना है। तो आपको सर ADE में ये वाले त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में काम करना है। और इसके साथ जो काम करना है वो किस पे करना है, तो आप कहेंगे सर BDE इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज को जिसको छायांकित किया है इस त्रिभुज में काम करना है। एक तो आपका हो गया ADE और एक इसके साथ क्या हो गया BDE, इस वाले त्रिभुज में हम लोग को क्या करना है, काम करना है। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज किसका, तो आपको सर BDE का क्षेत्रफल। अब आप जानते हैं कि प्रमाण में ले चुके हैं कि 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो ADE का आधार का बात करेंगे तो 1/2 गुना ADE का आधार। आप देखो ध्यान से, अगर हम ADE का आधार को देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा बच्चे कि ADE का आधार, तो त्रिभुज ADE का आधार अगर हम AD को लेते हैं तो आधार AD को जब लेंगे तो इस पे लंब का काम कौन करेगा, तो आपको सर EN करेगा। अगर हम आधार AD को लेंगे तो लंब का काम कौन करेगा, तो EN करेगा। तो यहाँ पे ध्यान से क्या चीज लिखना है, आधार को अगर हम AD लेते हैं तो लंब का काम कौन कर रहा है इस पे, तो EN कर रहा है। आधार अगर हम AD लेते हैं तो लंब हमारा क्या हो जाता है, EN हो जाता है बटा। अब दूसरी त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना आधार। तो मेरे भाई आप देख रहे हो BDE ये वाले जिसको छायांकित किया है, कलर किया है,
तो हाइलाइटेड त्रिभुज को देखेंगे तो BD, इसमें आधार का काम कौन करेगा, तो BD। अगर हम इसमें आधार BD लेते हैं तो इस त्रिभुज का लंब क्या होगा, तो इस त्रिभुज का लंब, अगर हम इस त्रिभुज को भाई मेरे ऐसे रखे हैं, अगर हम इस त्रिभुज को आपको कहें कि ऐसे सीधा करके रखें, ये B है और ये D है, ये B है, ये D है और ये इस तरह से, ये क्या है आपका E है, ये क्या है आपका E है। तो इसका जो लंब होगा, तो इसका लंब तो आप ED को नहीं बोल सकते हो, तो इसका लंब वही होगा जब हम इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे और नीचे से ये क्या करेंगे, लंब इस पे डालेंगे। तो हमारा लंब का काम कौन करेगा, EN ही करेगा। इसका भी लंब का काम, मतलब बच्चे ये हुआ कि त्रिभुज BDE, अगर हम त्रिभुज BDE की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज BDE पे भी जो लंब डाला गया है वो EN ही डाला गया है। आप देख सकते हो वो इस त्रिभुज का भी लंब का काम, मतलब ऊंचाई का काम कौन करने वाला है, तो EN ही करने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखा रहे, त्रिभुज BDE है तो BDE का जो ऊंचाई है वो भी क्या, इस ऊंचाई को लेना है, इसमें भी तो EN को ही लेना है। सीधी सिंपल बात समझना, तो इसका भी ऊंचाई का काम कौन करेगा, तो EN ही करेगा। तो ये चीज हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है EN। फिर हम लोग 1/2 से 1/2 का कहानी खत्म, EN से EN का कहानी खत्म। क्या बच गया यहाँ पे, ED AD बटा BD। समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट। अब पुनः इसी प्रकार से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लेकिन बच्चे इस बार जो हम लोग को त्रिभुज में काम करना है नीचे वाले में, तो वो आपको यहाँ ध्यान से देख लेना है। इस बार जो काम करना है वो आपको किस में करना है, तो ध्यान से देखिए कि त्रिभुज DEC कहाँ बन रहा है, DEC इस वाले त्रिभुज में काम करना है। इस बार इस वाले त्रिभुज में काम करना है। तो इसमें आपको क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो सेम है ऊपर वाला, और लेकिन यहाँ BDE के क्षेत्रफल की जगह पे हम लोग अब इस बार किस में काम कर रहे हैं, तो DEC में। तो DEC में DEC में तो त्रिभुज क्या लिखेंगे यहाँ पे, DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए ADE, तो हमारा त्रिभुज क्या था, फटाफट से एक बार देख लेंगे त्रिभुज को। तो ये था ABCDE, देखने में थोड़ा आसानी हुआ, यहाँ पे देख लेंगे। तो E से EN लंब डाला गया था और D से DM लंब डाला गया था, और हम फिर क्या किए थे, D को C से और E को B से मिलाए थे। अब ध्यान से अगर गौर से देखेंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, बच्चे त्रिभुज वही है ADE, लेकिन इस बार हम आधार AE को लेने वाले हैं। इस बार अगर आधार हम AE को लेंगे तो AE पे लंब का काम कौन कर रहा है, तो आपको रिसर्च DM कर रहा है या फिर MD कर रहा है। तो यहाँ पे हम AE को आधार लेते हैं। आधार किसको लेते हैं, AE को। 1/2 गुना क्या होता है, 1/2 गुना आधार AE गुना ऊंचाई का काम कौन करेगा, तो लंब यहाँ पे ऊंचाई क्या है, AE अगर आधार लिए हैं तो लंब का काम क्या करेगा, तो आपको रिसर्च DM करेगा, DM बटा 1/2 गुना। अब त्रिभुज DEC को अगर हम देखेंगे तो DEC कहाँ बन रहा है, तो DEC ये वाली त्रिभुज है। DEC कौन सा त्रिभुज है, ये वाले। तो DEC का अगर हम आधार EC को लेते हैं तो सेम ऐसे ही EC पे भी लंब क्या है, DM ही है, क्योंकि AC पूरा पे लंब है DM, तो इसका मतलब EC पे भी लंब है आपका DM। तो EC आधार इसमें EC हो जाएगा, लंब का काम कौन करेगा, तो ये DM करेगा। इस 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, DM से DM कैंसिल, तो बच क्या गया, AE बटा EC, समीकरण नंबर 2। अब आपको एक चीज दिया हुआ है पहले से, क्या दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चीज पहले से दिया गया है कि AD बटा DB AE बटा EC। तो बच्चे कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ये चीज पहले से ही दी हुई है उन्हीं चीज को लेकर के। यहाँ पे लिखेंगे दिया है 9, दिया है क्या दिया है, तो आप देख सकते हो ये चीज पहले से थ्योरम में बोला गया है कि एक ही अनुपात विभाजित करता है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AE बटा क्या, तो EC, AE बटा EC। ये चीज हमको पहले ही दे रखा है। तो अगर मेरे भाई ये पहले ही दे रखा है, तो आप अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख पा रहे हो तो AD बटा BD ये है, AE बटा EC ये है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि इसके बराबर जो आपका है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, तो मतलब ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो जाएगा, तो आपको किससे बराबर हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर ये दोनों बराबर है, आप देख सकते हो AD बटा DB AE बटा EC, ये दोनों अगर आपस में बराबर है, ये दोनों अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब इसका LHS पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे हम इस चीज को क्या करेंगे, लिख देंगे।
यहाँ पे लिख देना है। इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये इससे ये फायदा मिलता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो मेरे भाई ADE और ADE तो पहले से ही बराबर है, ये क्या है, पहले से ही बराबर है। और नीचे वाले अगर आप देख पा रहे हो तो नीचे वाले इससे क्या हो जाता है, ये बराबर हो जाता है। मतलब BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है, DEC का क्षेत्रफल, जो पहले से बराबर नहीं था। ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं दोनों समीकरण में क्या था, बराबर था, लेकिन अगर BDE और DEC की बात करें तो ये बराबर नहीं था। लेकिन अगर ये दोनों को देखते हैं तो समीकरण 1 और 2 को, तो फिर इससे पता चलता है कि इसका LHS के बराबर हो गया, तो फिर आपका नीचे वाले टर्म्स भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मतलब इस हर के बराबर ये हर हो गया, तो BDE के बराबर क्या हो गया, DEC का क्षेत्रफल। तो इस बात को हम लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, तो बराबर हो गया आपका त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों आपस में क्या हो गया, तो मेरे भाई बराबर हो गया DEC का क्षेत्रफल। अब इससे आपको भी सर फायदा क्या मिला, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिला कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया। इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होने से क्या फायदा मिलता है, तो आप देख सकते हो त्रिभुज में कि अगर ये त्रिभुज है आपका ABC और DE, आप एक रेखा खींचे हैं और E से EN लंब डाले हैं और D से DM लंब डाले हैं, फिर D से C को E को B से मिलाए हैं, तो आप इससे देख सकते हो कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अगर DEC मतलब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और आप देख रहे हो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों अगर बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो मेरे भाई इसका आधार अगर देखें तो दोनों का आधार का काम कौन कर रहा है, DE कर रहा है। मतलब अगर आप BDE वाले त्रिभुज को देखोगे और DEC वाले त्रिभुज को देखोगे तो दोनों का आधार क्या है, DE है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल एवं त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर है एवं दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। एक ही आधार पर क्या है, स्थित है। तो अगर मेरे भाई जब कभी भी क्या होता है कि एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो थेल्स में क्या था, थेल्स में ये था कि जब दोनों त्रिभुज समान समांतर रेखा के बीच स्थित था तो उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से बराबर है और आधार भी एक ही है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सिद्ध हो जाता है कि DE क्या है, BC के समांतर है। इसीलिए DE समांतर क्या हो जाता है मेरे भाई, BC हो जाता है। क्यों, तो थेल्स में ये बात बोला गया था उल्टा, तो थेल्स में बोला गया था, थेल्स में ये चीज आप देखे थे कि जब क्या होता था बच्चे कि दोनों त्रिभुज एक ही समान समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच स्थित होता था तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। अभी हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों समान समांतर रेखा के बीच स्थित है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों त्रिभुज DE और BC के बीच में ही स्थित है, मतलब रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी तरह से वीडियो को पीछे करके आपको क्या करना है, देख लेना है, एक एक चीजों को लिख लेना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थेल्स का विलोम था, आपको पूछा जाएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे और लिख करके सारी चीज़ को जैसे जैसे बताए हैं सारी चीज़ को आप कॉपी पे नोट करेंगे और फिर रिवीजन प्रैक्टिस करके इसको ओके करके रखेंगे। तो आज की हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।